Hello students, my name is शिवानी गौर and welcome to Deep Explanation। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। नीचे लिखी है इसकी डेफिनेशन, तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है इसकी? द यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ये तो आपने पढ़ा है ना लास्ट वीडियो में। क्या है मतलब दो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा है ना ये कि दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन वो चिपकते क्यों नहीं हैं? क्योंकि उनके बीच जो फोर्स होता है ना वो बहुत ही वीक फोर्स होता है। और बात करें कि जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ पर क्यों अट्रैक्ट होती हैं चीज़ें? क्योंकि उसका जो मास है, जो अर्थ का मास है वो ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर दो, मान लीजिए कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इसका मास m1 है एंड इसका मास m2 है। ओके, और दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। ये दोनों ही एक दूसरे पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो कि हमें शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो फोर्स है ना बहुत ही कम अप्लाई हो रहा है। अब हमारे कमरे में बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, है ना, तो वो सब एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, लेकिन उनका जो फोर्स होता है ना वो क्या होता है? बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कम होता है, तो इसलिए वो आपस में चिपकते नहीं हैं। ओके, जिसका ये पूरा क्या करता है? मास पर डिपेंड करता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के समझ सकते हैं आप। हाँ, जैसे कि एक चीज़, जैसे कि सन है, तो सन के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि जो सन है ना, सन का मास बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए ऐसा होता है। तो आपस में ये क्यों नहीं चिपकेंगे? ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे बट आपस में चिपकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है ना बहुत ही कम फोर्स लग रहा है। ओके, तो हमारे पास क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। इसका नाम m1 और इसका नाम m2। ओके, आगे बढ़ते हैं। विद अ फोर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। भाई मासेस तो हमारा ये हो गया, फोर्स हमारा ये हो गया। क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। किस पे? प्रोपोर्शनल करके। ओके, दिस इज फोर्स। ओके, ये प्रोपोर्शनल कर दिया और प्रोडक्ट कर दिया मास का, m1 एंड m2। ओके, प्रोडक्ट कर दिया मास का। अगली बात देखते हैं क्या है। ऑफ द मासेस एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इतना हमने कहाँ तक देखा? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है भाई, दो ऑब्जेक्ट ले लिया हमने कोई से। टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिवर्स, अच्छा हाँ, अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, ठीक है, विच आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ओके, ठीक है, एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब ये है कि f इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की बात करें तो क्या है डिस्टेंस हमारा? अरे भाई क्या डिस्टेंस है? देखिए मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है इस मास का और ये एक पॉइंट है, तो इनके बीच का कोई डिस्टेंस होगा ना। और जो इनके बीच का डिस्टेंस, जैसे कि मान लीजिए कि हम ये डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ से होगा ना ये, हम इसका डिस्टेंस d मान लेते हैं। ओके, बहुत सारी बुक्स में r भी मानते हैं बट हमने इसका d मान लिया डिस्टेंस। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, प्रोपोर्शनल कर दिया, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 1/d स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, अब हमारे पास क्या होगा? हमारे पास भाई दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। ठीक है, डेफिनेशन में जो बोला था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अगला स्टेप हमारा क्या होगा? अगला स्टेप हमारा होगा कि हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके देखते हैं। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा? f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर।
ठीक है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, आपको लास्ट वीडियो में ये समझाया था, लास्ट चैप्टर में जब हमने पढ़ा था तो हमने समझाया था कि जब हम किसी का प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या करते हैं, एक कांस्टेंट रखते हैं। प्रोपोर्शनल हटाकर एक कांस्टेंट रखा जाता है, उसको कोई ना कोई नाम दिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं किसी ग्रेविटेशनल की, तो कांस्टेंट क्या होना चाहिए, जी। तो जो कांस्टेंट हमारा होगा, कांस्टेंट हमारा कैपिटल जी m1 m2 अपॉन जी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है क्या, फॉर्मूला। तो हमने क्या किया, इससे डेफिनेशन से हमने इसका फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया। ओके, कितना सिंपल था, ठीक है। डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन से फॉर्मूला ड्राइव किया, फॉर्मूला ड्राइव करके थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, एंड देन क्या आ गया हमारा, इसका फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई कैपिटल जी जो हमने इसका कांस्टेंट लिया है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो भाई जो जी है ना हमारा, उसको हम यूजीसी भी कहते हैं। जी को हम क्या कहते हैं, यूजीसी। अब यूजीसी क्या है, यूजीसी क्या होता है, यूजीसी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये तो हमारा हो गया यूजीसी, ठीक है। अब जी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो जी की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ लिखते हैं, जो जी होता है ना उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और क्या होता है, यूनिट हम आपको निकाल के दिखाएंगे, लेकिन इसका यूनिट होता है हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है ये याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स में हमें इसकी जो वैल्यू है ना वो डायरेक्ट लगानी पड़ जाती है, तो उसके लिए हमें ये पता होनी चाहिए, ठीक। फॉर्मूला ये है। अब आप लोग बोलेंगे देखो ये जो वैल्यू है ना जी की, वो एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है, ठीक है। तो ये जी की हमारी वैल्यू हो गई, फॉर्मूला हमारा ये हो गया। यूजीसी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसलिए इसको यूजीसी भी शॉर्ट फॉर्म में इसको यूजीसी भी कह देते हैं, ठीक है। ये हमारी बात क्लियर हुई। अब आप लोग को लग रहा होगा कि भाई मैं तो नहीं मानता कि इसकी यूनिट कैसे आई होगी, तो कोई आपको हम बता देते हैं। जैसे कि ये वाला एक फॉर्मूला देख लीजिए आप, यहाँ पे सिर्फ हमें जी छोड़ना है, बाकी पूरा प्रोडक्ट हम इधर ले आते हैं। जब हम पूरा प्रोडक्ट इधर ले आएंगे तो क्या होगा, एफ इंटू डी का स्क्वायर अपॉन में m1 m2, इधर होगा जी, क्लियर। अब मुझे बताइए कि भाई जो न्यूटन है हमारे, ठीक है, जो फोर्स है हमारा, फोर्स का क्या होता है, यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। अब बात करें डिस्टेंस, भाई मीटर, और स्क्वायर लगाया तो मीटर स्क्वायर अपॉन में m1 एंड m2। देखो मास का जो यूनिट होता है ना वो कितना होता है, किलोग्राम, ठीक है। और हमारे पास डबल मास है m1 एंड m2, तो इसका यूनिट क्या होगा, kg इंटू kg, यानी kg का स्क्वायर, ठीक है। निकाल के दिखा दिया आपको, अभी क्लियर हुआ कि इसका जो यूनिट है वो कैसे रेडी हुआ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। क्या किया, डेफिनेशन से हमने क्या किया, एक इक्वेशन को ड्राइव किया, एंड उस इक्वेशन से हमने क्या किया, एक फॉर्मूला ड्राइव किया। फिर हमने लिया प्रोपोर्शनल को हटाया और हमने क्या किया, एक कांस्टेंट लिया जिसको हमने नाम दिया ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब जी के बाद जो जी आया था हमारा, सॉरी ये जी है, ठीक है, ये जी है क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, जी के बारे में, तो ये हमारा जी है, ठीक। तो जो जी है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट हमारा, उसकी जो वैल्यू होती है
जो कि एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है। क्योंकि कई बार जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आपको पूछ लिया जाएगा कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, तो आपको ये माइंड में होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, और आपकी यूनिट भी जो कैसी इसकी जो यूनिट है वो कैसे आई वो भी आपको निकाल के दिखा दिया गया। ठीक है, अब प्रश्न आता है, क्वेश्चन अगर पुटअप होता है माइंड में, तो भाई ये फॉर्मूला हमने निकाला, इसका हम यूज क्या करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे इसका, तो भाई यूज इसका ये है कि मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक वैल्यू रखकर कि भाई इसका वेट कितना होगा, इसका वेट कितना होगा। ठीक है, एंड इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो अभी हमें तीनों चीज अगर ये हमें पता है तो इस फॉर्मूले में रखेंगे और हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि जी की वैल्यू तो हमको पता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका एक सोफा है, ये आपकी कुर्सी है। ठीक है, इन दोनों का वेट तो आपको पता होगा जब आपका सोफा और आपकी कुर्सी है। ठीक है, और फिर जो उनका बीच का डिस्टेंस है वो भी आपको पता होगा कि कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। फिर क्या करना है, इन सब का कैलकुलेशन लेना है, जो भी इनकी क्वांटिटी है उसको इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है, और देन जी की वैल्यू आपको पता है तो फोर्स निकल आएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये यूज करना है हमें इस फॉर्मूले का। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।